हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे, सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर 6, 7, 8, 9, 10th की करिकुलम देखते होंगे, 11th का भी देखते होंगे और आपको उससे जरूर फायदा होता होगा। ये क्लास कैसी लगती है आप लोगों को, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा। और क्लास में बहुत सारे मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो आपके, अगर वो स्टूडेंट क्लास 7 का है तो, अगर वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टूडेंट है तो भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन उसको समझने के लिए और वो पॉइंट्स को लेने के लिए, ठीक है, आपको ये पूरी क्लास देखनी पड़ेगी तो ही आपको कुछ समझ में आएगा। तो बिना किसी रुकावट के हमारी क्लास को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ 1 आज से मेरे चैनल पर 9th और 10th का करिकुलम तो है ही, साथ में मैं 6th का भी करिकुलम है, एनसीईआरटी का 6th स्टैंडर्ड का सारे चैप्टर्स हैं। आज से हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी करिकुलम हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी विद इन अ वीक टाइम आपको क्लास 7 के सारे चैप्टर्स के यहाँ पर वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस कविता को, ये कविता है जिसे लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। और जैसा कि हम लोग, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये एक कविता है, वैसे ही ये विधा बोलते हैं। विधा दो प्रकार की होती है, एक काव्य होता है, एक गद्य होता है। तो जब हम काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में आपके छंद आ जाते हैं, चौपाई आ जाती है, कविताएं रहती हैं, दोहे रहते हैं, ये सारे आपके किसमें आते हैं, काव्य में आते हैं। और वहीं जब हम गद्य पढ़ते हैं तो उसमें कहानी आ जाता है, संस्मरण आ जाता है, फिर आपका निबंध आ जाता है, आपका नाटक आ जाता है, एकांकी आता है। तो ये सारे आपके हिंदी में दो विधाएं प्रचलित हैं, एक है काव्य और एक है गद्य। तो काव्य में दोहे, फिर से रोला, सोरठा, सवैया, ठीक है, गीत आ जाते हैं, फिर आपका कविता आ जाती है, चौपाई आते हैं। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, काव्य में आते हैं। और गद्य ये है। तो आज जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता है जो कि काव्य के अंतर्गत आती है। ये है हमारे श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत कविता लिखी है। और बिना किसी रुकावट हम इस कविता को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम शिव सिंह सुमन जी के बारे में, शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म होता है 5 अगस्त 1915 में, जुगरपुर, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश, भारत में। इनकी मृत्यु हो जाती है 27 नवंबर 2008 को। इनकी उम्र 87 ईयर्स। उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। व्यवसाय इनका था, ये कवि थे, शिक्षाविद थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी। उल्लेखनीय कार्य थे इनके मिट्टी के बारात, हिलौल और जीवन की गान। ये मिट्टी की बारात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा गया था, मिट्टी की बारात 1972 में लिखी गई है। मिट्टी की बारात 1972 में लिखी गई है। और इसे किसने लिखा है, शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि मिट्टी की बारात किसने लिखी, या शिव मंगल सिंह सुमन जी की प्रमुख कृति मिट्टी की बारात कौन से ईयर में, कौन से साल में लिखी गई थी। तो वो 1972 होता है। हिलौल ये आपकी 1939 में लिखी गई है। और इनके जो कुछ प्रमुख उल्लेखनीय सम्मान इन्हें मिले, इन्हें जो पुरस्कार मिले गए, वो थे 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 1973 में
1974 में पद्मश्री, 1958 में देवा पुरस्कार, 1974 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, 1993 में शिखर सम्मान, 1993 में भारत भारती पुरस्कार। और इनके संबंधी होते हैं अविनाश सिंह चौहान, जो इनके प्रपौत्र होते हैं। तो यहाँ पर है 1939 आपका हिलौल, जीवन की गान 1942, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बढ़ता ही गया 1948, विद्य हिमाचल हिमालय 1960, मिट्टी की बारात 1962। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले दोनों, हमेशा पूछे जाते हैं। वाड़ी की व्यथा 1980, कटे अंगूठे के वंदन वारे 1991, पद्मश्री 1974 में इन्हें अवार्ड मिलता है। ये इनकी कृतियां हैं जो उन्होंने लिखी थी, और ये इनके अवार्ड है। पद्म भूषण 1999, देव पुरस्कार 1958, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1974, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 मिट्टी की बारात के लिए मिला था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि जो 1974 में मिट्टी की बारात आई थी, उसके लिए शिव मंगल सिंह सुमन जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। शिखर सम्मान एमपी से में उन्हें मिला था 1993, भारत सरकार भारती पुरस्कार, सरकार भारत भारती पुरस्कार 1993। उन्होंने डी लिटरेचर किया था, डॉक्टरेट इन लिटरेचर, भागलपुर विश्वविद्यालय 1973 और जबलपुर विश्वविद्यालय 1983। अब हम लोग यहाँ से हमारी कविता स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब देखो ये गेय प्रणाली मतलब जिसे गाया जा सके, है ना। काव्य की ये एक कविता है, काव्य विधा में कविता है जिसे कि हम गा सकते हैं, जिसको हम गेय प्रणाली कहते हैं, जिसे गाया जा सके। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के मतलब हम जो पंछी हैं, हम इंसान हो गए या जो पंछी के माध्यम से एक चिड़िया एक पंछी के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं कि हम इंसान रहे चाहे पक्षी रहे, वो कैसा है, आजाद रहना पसंद है सभी को, चाहे कोई मनुष्य हो चाहे जानवर हो चाहे पशु पक्षी हो, उन्हें आजाद रहना पसंद है और आजाद रह के घूमना फिरना पसंद है। अब मनुष्य तो उड़ नहीं सकता है ना, उसके तो पास तो पंख नहीं है। तो पंछियों के माध्यम से हम बता रहे हैं कि पंछी के लिए कौन सी जगह है, आकाश है, वो अपने पंख फैला के उड़ जाता है। अगर आप उस पंछी को कैद करोगे, पिंजरे में कैद करोगे, तो क्या वो रह पाएगा? वो नहीं रह पाएगा। कवि यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर वो पंछी, उस पंछी को अगर कनक तीलियों मतलब कनक मतलब सोना, ठीक है, अगर आप उन पक्षियों को सोने की तीलियों वाले पिंजरे, है ना, अगर ये पिंजरा है तो सोने की इस पे लगी रहती है ना ऐसे कि वो उड़ ना सके, तो इस तीलियां जो लगी हुई है, अगर ये सोने की तीलियां भी रहती हैं तो भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो उस पिंजरे के अंदर बंद है और अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उन तीलियों से उसके कोमल उस पुलकित मतलब उसके कोमल पंख टकरा कर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। आया समझ में? पिंजरवत मत बद्ध मतलब पिंजरे में बंद करके, पिंजरे के अंदर कैद करके, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, यह पंक्तियां शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई हैं। कवि ने इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता और स्वाभाविक जीवन की महत्ता को दर्शाया है। तो पक्षियों के माध्यम से कवि हमको समझाना चाह रहे हैं कि एक इंसान के जीवन में, एक प्राणी के जीवन में, वो जो सांस ले रहा है, ठीक है, मनुष्य जो सांस लेने वाला प्राणी, चाहे वो कोई जानवर हो चाहे पशु पक्षी हो, उनके लिए स्वतंत्रता कितनी इंपॉर्टेंट है, आजादी कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये आजादी उनके स्वाभाविक जीवन में, उनके नेचुरल लाइफ में, ठीक है,
नेचुरल तरीके से जीवन में कितना इम्पोर्टेंस को, जीवन के इम्पोर्टेंस को बताती है। ठीक है, लाइफ के इम्पोर्टेंस को बताती है। यह कविता हमें बताती है कि प्रत्येक प्राणी, विशेषकर पंछी, स्वच्छंद जीने के अधिकारी है ना। तो जो हर एक इंसान कैसे जीने का अधिकारी है, फ्री जीने का अधिकारी। अब आप अपने घर में ही, अगर आपके डैडी मम्मी आपको बोले तुम्हें इसी रूम में रहना है, तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना है, तुम यही खाओगे, तुम यही पहनोगे, तुम इतने बजे सोओगे और इतने बजे उठोगे, तो क्या आप लोग वैसे पिंजरबद्ध होके क्या रह सकते हो? नहीं रह सकते, है ना। वैसे ही कोई भी पक्षी नहीं रह सकता, क्योंकि उसे भगवान ने पंख दिए हैं और पूरा आकाश उसका है, ये गगन उसका है, उसी में वो क्या करता है, अपनी स्वच्छंद जीवन जीने का वो क्या है, अधिकारी है। वे बंधनों में बंधे रहने पर अपने प्राकृतिक खुशी और स्वतंत्रता को क्या करता है, खो देता है। अगर वो बंधनों में रहेगा, हम लोग क्या करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने घर में पंछी को पिंजरे में रखते हैं ना, और हम उसे देख देख के खुश होते हैं, है ना, कि मेरे पास ये बर्ड है, मेरे पास पैरट है, मेरे पास लव बर्ड्स हैं, है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी, वो क्या सोचते हैं, वो पंछी, वो पक्षी क्या सोच रहा है? वो बंधन में है, उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, क्या वो खुश है? और उसे क्या वो स्वतंत्रता जो उसे मिली है पिंजरे के अंदर तक ही, जो एक उसकी स्वतंत्र रहने का उसका दायरा तय कर दिया गया है कि इसी में तुम रहोगे, यही तुम्हारी आजादी का जगह है, क्या वो सही है? कवि का ये संदेश है, कवि पंछी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि हर एक इंसान के जीवन में स्वतंत्रता सबसे पहले आता है, किसी भी प्रकार के बंधन से इसे बाधित नहीं किया जा सकता, इसे हम बांध के नहीं रख सकते। अब देखो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में पिंजरे में बंद पक्षी की आजादी या स्वतंत्र होने की चाहत को बताया गया है। किस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी अपनी दास्तां सुनाते हुए हम मनुष्यों से कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ने वाले पंछी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम वहां खुश होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप हमें भले ही सोने के पिंजरे में ही क्यों न रखो, मगर हम उसे सोने के पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर वो पिंजरा, कई लोग लोहे का रखते हैं, आप लोहे का रख लो, चांदी का रख लो, सोने का रख लो, गोल्ड का रख लो, लेकिन आप हमें कितना भी महंगा से महंगा पिंजरा ला के दे दो, हम उसमें नहीं रह सकते। उन पिंजरों की सलाखों को से हमारा कोमल पंख क्या होगा, टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट पद में क्या कहा गया है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम बहते हुए जल से पानी पीने वाले पंछी हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, और बहुत अच्छा लगेगा हमें अगर हम आजाद होकर कटुक निबोरी, मतलब कड़वे निबोरी, नीम के जो फल होते हैं ना, कड़वे होते हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं कि कड़वे निबोली को हम खा लें। ठीक है, हम भूखे प्यासे मरना पसंद करेंगे, और हमको अगर कुछ खाना ही पड़ा तो हम कड़वे निबोरी खा लेंगे, लेकिन हम क्या पिंजरे में नहीं रहेंगे, और हमें सोने की कटोरी में जो मैदा से बने हुए गोली है हमें दिए जा रहे हैं खाने के लिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो सोने की कटोरी में मैदे की गोली हमें नहीं चाहिए। हम क्या है, बहते हुए जल को पीने वाले हैं। नदी का जल क्या रहता है, बहता हुआ रहता है ना,
तो हम वो पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूख से, भूखे प्यासे मर जाएंगे। चाहे तो हम कड़वे निबोली हम खा लेंगे, निबोली निबोरी खा लेंगे कड़वे, लेकिन हम सोने की कटोरी में मैदे की गोली हमें नहीं खाना है। अब देखो स्वतंत्रता आजादी कितनी प्यारी है कि सोने के कटोरी में खाना मिल रहा है, लेकिन सोने के पिंजरे में रहने को मिल रहा है, सोने के ग्लास में पानी मिल रहा है, हमें नहीं चाहिए। हमें आजाद रहना है। हम भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें आजाद रहना है। अब देखो इसका प्रसंग, यह पंक्तियां शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि पंछियों को अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में जीना ही प्रिय है। जो हम नेचुरल है, हम वही रहना चाहते हैं। हम पंछी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें नेचुरल रहने दो, हमें मटेरियलिस्टिक नहीं होना। अब तुम लाके हमको, आजकल लोग पहनाते हैं ना, कुत्तों को कपड़े पहना देते हैं, उसे हेयर बैंड लगा देते हैं, क्लिप लगा देते हैं, उसे खाना ऑर्डर करके मंगा के खिलाते हैं, तो क्या है? मटेरियलिस्टिक तो है। तो कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी कहता है कि हमें मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है, हमें नेचुरल रहना है। ठीक है। वे स्वाभाविक रूप से बहते जल का सेवन करते हैं, कृत्रिम सुख सुविधाओं में भूख प्यास से मरने की बजाय कठोर परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि सादगी और स्वतंत्रता बनावटी ऐश्वर्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसकी व्याख्या देखिए प्रस्तुत पंक्ति में। पंछी अपने दुख को व्यक्त करते हुए हम मनुष्यों से कहते हैं कि हम तो बहते हुए झरने और नदियों का शुद्ध पानी पीते हैं, उनका जल पीते हैं। बंद पिंजरे में हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता। आप हमें चाहे सोने की कटोरी में ही स्वादिष्ट खाना क्यों न दें, हम तो अपने घोंसले में पड़े नीम के कड़वे फल ही खाना पसंद करते हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर न जी पाएंगे न खा पाएंगे, लेकिन चाहिए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, और हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब देखो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि सोने की श्रृंखला है ना, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति। तो बोल रहे हैं कवि यहाँ पर कि जो पिंजरा बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? सोने की श्रृंखला है ना, उसमें सोने के रॉड लगे हुए हैं, उसमें हम रहकर अपनी गति, हमारी जो तेज चलने की गति है, तेज उड़ने की जो गति है, वो क्या है? वो सब हम क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के पर के झूले। मतलब तरु मतलब पेड़ होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा पेड़ के ऊपर सबसे टॉप में, सबसे ऊपर जो नए पत्ते आते हैं, हरे हरे बड़े सुंदर सुंदर रहते हैं, चमकीले है ना, चमकते रहते हैं, बड़ी उनमें शाइन बड़ी अच्छी रहती है, एकदम नई नई पत्ते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फुनगी। तो उसके ऊपर उन्हें बैठ के झूलना है। ठीक है, एकदम कोमल से पत्ते हैं जो हवा से भी गिर जाए, तो ये इन पंछियों को उसके ऊपर बैठ के क्या करना है? झूलना है। और उस स्वतंत्रता को, उस आजादी को वे ढूंढ रहे हैं, उस आजादी में वो जीना चाहते हैं, उन्हें वही वाली स्वतंत्रता चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि पंछी अगर स्वर्ण श्रृंखला जैसे बंधनों में बंध जाते हैं तो वे अपनी गति और उड़ान की स्वतंत्रता भूल जाते हैं। वे बंधन में कैद होकर केवल सपनों के ही पेड़ की ऊंची शाखाओं पर झूलने की कल्पना कर सकते हैं। कवि ने इस माध्यम से यह दर्शाया कि बंधनों में रहने से स्वतंत्रता का आनंद समाप्त हो जाता है। जीवन में असली सुख स्वतंत्रता में ही है।
अब इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि शिव मंगल सिंह हमसे कहते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी के पैरों में सोने की जंजीरें बंधे होने के कारण, पिंजरे में रहने के कारण, ठीक है, सभी पक्षी अपने उड़ने की सभी कलाएं क्या है, भूल चुके हैं। और कि कभी वह किस तरह से नीले नीले आसमान में ऊंची उड़ान भरते थे, किस प्रकार से उड़ान भरने के बाद वह पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठकर झूला झूला करते थे। कवि कवि कहते हैं कि अब तो उन्हें बस सपनों में ही पेड़ों की ऊंची डाली पर बैठना और झूला झूलना देख सकते हैं, यह हकीकत में नहीं हो सकता। अब तो उनके नसीब में ये सब है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दान। देखो कितनी सुंदर कल्पना है। अब कवि बोल रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की उड़ान के अरमानों को दर्शाया है। अब पक्षी कैद है, सोने के पिंजरे में कैद है, उड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसकी कल्पना देखिए, वो सोच रहा है कि वह नीले आकाश की असीमित ऊंचाइयों तक क्या है, उड़ने और तारों को चुगने का सपना देखता है। ठीक है, यह स्वतंत्रता स्वाभाविक जीवन की महत्ता को दर्शाने वाली सुंदर सी प्रतीक होती है। मतलब वो सोच रहा है पक्षी कि मैं यह आसमान, नीले नीले आसमान में मैं काश में उड़ सकता, बहुत ऊंचे उड़ सकता, और जो आकाश में तारे नजर आते हैं मैं उन्हें अपने चोंच से क्या कर सकता, चुग सकता। अब यहाँ पर व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्ति में पक्षियों के अरमानों को बताते हुए कवि हमसे कहते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षियों की यह इच्छा है कि वे खुले आसमान में नीले आसमान की सीमा पाने के लिए उड़ान भरते और अपनी लाल चोंच में से अनार के दाने के समान दिखने वाले लाल लाल तारे, आकाश में दिखते हैं ना लाल लाल तारे, इनको अपने चोंचों से चुन चुन कर खाते, मगर वे पिंजरे में कैद होने के कारण उनके सभी सपनों को तहस नहस कर दिया गया है और जिंदगी को छीन लिया है। सारी खुशियां अब क्या हो गई हैं, खत्म हो चुकी हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की असीमित उड़ान की इच्छा को व्यक्त किया है और वे क्षितिज तक पहुंचने की होड़ में लगे रहते हैं, या तो वे क्षितिज से मिल जाते हैं। क्षितिज क्या होता है बताओ, क्षितिज मिलन। तो यहाँ पर देखा जाए तो पक्षी अपने उड़ान की कल्पना कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपनी उड़ान को सीमाहीन रखना चाहता हूँ, मतलब उसे मैं बांध के नहीं रखना चाहता, मैं एक दायरे तक सीमित नहीं रहना चाहता, मैं तो अपने इन पंखों से क्षितिज को पार करना चाहता हूँ। तो समझो ये आकाश है, ये नदी है, समुद्र है, तो हमें लगता है ना कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आकाश और धरती क्या है, मिल रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी लाइन को हम क्षितिज कहते हैं। लेकिन ये क्षितिज वास्तविकता में होता नहीं है, ये हमारी कल्पना है। जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो हमें लगेगा कि ये लाइन जो है जहाँ आकाश और धरती मिल रहे हैं, ये थोड़ी दूर पर है, थोड़ी और दूर पर है, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, तो वहां तक ये पक्षी क्या है, उड़ने की हौड़ लगी है, वो उड़ना चाहता है और क्षितिज से मिल जाना चाहता है। उड़ान की लालसा उसकी सांसों को थका देती है। यह तो स्वतंत्रता और संघर्ष की महत्ता को दर्शाता है। अब देखो, पंछी स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर हम स्वतंत्र होते तो खुले आसमान में उड़कर आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते,
एक तो हम आसमान को पार कर जाते और उड़ते उड़ते अपनी जान गंवा देते, लेकिन तब तक कोशिश करते जब तक कि हम आसमान की जो अंतिम छोर है, जहां पर आकाश और धरती मिलते हैं, वहां पर जब तक हम ना पहुंच पहुंच पाते पहुंच जाते, तब तक हम कोशिश करते रहते। और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह पता चलता है कि पिंजरे में बंद होने के कारण उनकी सारी इच्छाएं मर चुकी हैं। अगर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे उड़ते हुए अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इससे यह बात भी पता चलती है कि मनुष्य हो या प्राणी, हर किसी को आजादी का जीवन जीना पसंद है। तो ये थे, अभी देखो ये लास्ट है। निड़ ने दो चाहे टहनी का। निड़ ना दो मतलब घर मत दो, ठीक है। निड़ ना दो मतलब, निड़ मतलब बेसिकली क्या होता है, घोंसला मत दो। टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, मतलब टहनी पर जो हमारा आश्रय बना हुआ है, भले ही उसे बर्बाद कर दो, उसे नष्ट भ्रष्ट कर डालो, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं, जो उड़ने के लिए बहुत बेचैन है, उसमें आप विघ्न न डालो। यह पंक्तियां शिव मंगल सिंह ने हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता की महत्ता को दर्शाते हुए कहा है कि चाहे पंछियों को घोंसला या आश्रय न मिले, लेकिन अगर उन्हें पंख मिले हैं तो उनकी उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह पंक्तियां इस बात पर जोर देती हैं कि स्वतंत्रता और स्वाभाविक जीवन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो हमारे नेचुरल लाइफ प्रोसेस है, उसमें और हमारी आजादी में कोई भी हस्तक्षेप किसी का भी नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों के लिए ये क्या है, हमारा राइट टू लिव है, राइट टू लाइफ है, लाइफ है हमारा, ठीक है। इसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर कोई हम पे प्रेशर लग देता है, हमें मानसिक दबाव देता है, अपने अंडर दबा के रखता है, ठीक है, हमारे ऊपर शासन करता है, तो वो गलत है। प्रस्तुत पंक्ति में पंछी हमसे प्रार्थना करते हुए या स्वतंत्रता की भीख मांगते हुए कहते हैं कि आप चाहे हमें किसी भी पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाने मत दो और बने हुए घोंसले को छिन भिन कर डालो, लेकिन ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें स्वतंत्र होकर उड़ने के लिए छोड़ दो। हमारे उड़ने में किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो। प्रस्तुत पंक्ति में पक्षियों के दुख दर्द को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, और मैं और मजबूर होकर हम मनुष्यों से प्रार्थना करते हैं। कवि बोल रहे हैं कि मैं मजबूर होकर मनुष्यों से प्रार्थना करता हूँ कि, और यहाँ पर पक्षियों के लिए पक्षी कह रहा है कि मैं आप लोगों से, मनुष्यों से प्रार्थना करता हूँ कि हमें पिंजरे में बंद मत करो, बल्कि हमें खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दो। हम हर किसी को अपनी आजादी क्या है, प्रिय होती है। उसी प्रकार से पक्षियों को भी हमें आजाद छोड़ना चाहिए ना, न कि पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर भाषा की बात देख ली जाए तो स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में में क्या है, रेखांकित शब्द क्या है, आपका गुणवाचक विशेषण है। गुण मतलब, अब श्रृंखला का गुण कौन बता रहा है, स्वर्ण बता रहा है। लाल किरण सी, तो किरण कैसी है, लाल रंग की है ना, तो ये इसका क्या है, ये इसका गुण बताया गया है, ठीक है। अच्छा, कविता में से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण बताइए। तो कविता में आपके थे कनक तीलियां, है ना। तो तीलियां क्या था, तीलियां आपका संज्ञा है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, कनक। लेकिन ये किस तरह की विशेषता है, ये आपका गुणवाचक विशेषण है, क्वालिटी बताई जा रही है ना, ये गुणवाचक विशेषण है। ऐसी आपका है कटुक निबोरी, मतलब कड़वा नीम का फल,
तो ये नीम का फल आपका संज्ञा और ये आपका गुणवाचक विशेषण। अच्छा, फिर आपका तारक अनार। तारक अनार, तो अनार के छोटे छोटे क्या टुकड़े, लाल लाल छोटे छोटे क्या दाने, उसको क्या यहाँ पर बोला गया है, तारक अनार। मतलब अनार जो कैसा दिखता है बताओ, अनार आपके छोटे छोटे रहते हैं, अब उसके टुकड़े रहते हैं, और तारे क्या है आसमान में, आसमान में जो तारे हैं वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, कैसे नजर आ रहे हैं, अनार के जैसे नजर आ रहे हैं, तो तारे रूपी अनार। ठीक है, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। अच्छा, फिर यहाँ पे भूखे प्यासे में क्या है, द्वंद समास। द्वंद समास क्या होता है, जहां पर पहला पद और दूसरा पद क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। जैसे कि माता पिता, दोनों पद क्या है, इक्वल है, ना तो माँ बड़ी ना तो पिता बड़ा, दोनों इक्वल। भाई बहन, है ना, लड़का लड़की, क्या है, दोनों पद प्रधान है ना, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो और इनके बीच में ये हाइफन लगा रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सामासिक चिन्ह, बीच में ये चिन्ह लगा रहता है, और ये किसका संकेत करते हैं, और का संकेत करते हैं। तो भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, इस प्रकार के अगर हम और उदाहरण देखें तो जैसे मैंने ये आपको बता दिया। फिर आपका हो गया है सुख दुख, दिन रात, है ना, सुबह शाम, अन्न जल। ठीक है, फिर आपका हो गया तन मन, है ना, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।